क्या हो गया? अच्छा, लाइव का देख रहे हो क्या? चलो अब बातें नहीं करो। जितना आपको पढ़ाया था सब याद है? कोई भी अपनी कॉपी की तरफ नहीं देखेगा। सबसे पहले ये बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान की वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन एक साथ संभव होता है? कौन सी है? प्रश्नावली। शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी मानी जाती है? अंतर्दर्शन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि आपके व्यक्तित्व के गुणों की एक मात्रा का निर्धारण करती है? कौन सी विधि करती है? रेटिंग स्केल, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? क्रम निर्धारण मापनी। वो कौन सी विधि है जिसमें आपका मूल्यांकन संवेगों के आधार पर होता है? किसमें होता है? आत्मगाथा विधि के अंदर। वो कौन सी विधि है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करेगी? कौन सी होती है? विभेदात्मक। इसका मतलब तुम लोग घर पे बिल्कुल कॉपी खोल के नहीं देखते हो, और जबकि 10 बार तो मैं यहाँ पे भी रिवाइज करवाती हूँ। अरस्तु किस विधि का प्रणेता था? तुलनात्मक विधि का। तुलनात्मक विधि और विभेदात्मक विधि में क्या अंतर आता है? वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करेगी, यानी कि केवल असमानताओं का, जबकि तुलनात्मक विधि में व्यवहार की समानता और असमानता दोनों का अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी विधि है जिसका प्रयोग वर्तमान में मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा है? मनोविश्लेषण विधि। कौन है इन विधियों का प्रणेता? सिगमंड फ्रायड। प्रक्षेपण शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला कौन था? विलियम फ्रैंक। क्या अर्थ होता है प्रक्षेपण का? बिल्कुल, किसी उद्दीपक के माध्यम से क्या प्रकट करना? अपने विचार या संवेग प्रकट करना। अंतर्दर्शन विधि के विरोध में कौन सी विधि दी गई थी शिक्षा मनोविज्ञान में? कौन सी दी गई थी? बहिर्दर्शन, या जिसका दूसरा नाम क्या है आपके? निरीक्षण, या जिसका दूसरा नाम क्या आपके? अवलोकन विधि। कौन है इस विधि का प्रणेता? जेबी वर्सन। ये विधि कौन से स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी मानी जाती है? प्राथमिक। निरीक्षण विधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है बताओ? बिल्कुल, ये समस्त विधियों की कैसी विधि मानी जाती है? प्राथमिक या सहायक विधि मानी जाती है। वस्तुनिष्ठ विधियों में आपका मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? स्वयं के द्वारा, दूसरों के द्वारा, या केवल दूसरों के द्वारा? केवल दूसरों के द्वारा। अंतर्दर्शन और आत्मगाथा विधि किस संप्रदाय की देन मानी जाती है? संरचनावाद की। और निरीक्षण विधि किस संप्रदाय की देन है? किसकी देन है आपके? व्यवहारवाद की। क्यों है व्यवहारवाद की? क्योंकि किसने दी थी? वॉटसन ने दी थी, और वॉटसन किससे जुड़ा हुआ था? आपके व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ था। वो कौन सी विधि है जिसमें आपके व्यक्तित्व के गुणों को एक क्रम में रखा जाता है? क्रम निर्धारण है। कोटि विधि। कोटि और क्रम निर्धारण में अंतर याद रखना। कोटि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं आपके? रैंकिंग। और रैंकिंग का मतलब ही क्या होता है? एक रैंक प्रदान करना, एक क्रम प्रदान करना। तो ये विधि तो आपके गुणों को क्या प्रदान करती है? एक क्रम। जबकि रेटिंग स्केल विधि आपके गुणों की क्या निर्धारित करती है? मात्रा निर्धारित करती है। नेक्स्ट कल हम बात कर रहे थे प्रयोगात्मक विधि के बारे में। प्रयोगात्मक विधि का प्रणेता कौन माना जाता है? विलियम वुंट माना जाता है। और इसी विधि के कारण शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी मानी जाती है? वैज्ञानिक मानी जाती है। प्रयोगात्मक विधि वो विधि होती है जिसके अंतर्गत व्यवहार की व्याख्या जो होती है वो किसके आधार पर की जाती है? आपके प्रयोगों के आधार पर। और इस विधि का प्रयोग एक अध्यापक कहां पर कर सकता है?
कक्षा कक्ष में भी विद्यार्थियों के व्यवहार के अध्ययन में कर सकता है। और इस विधि को काम में लेने के लिए अध्यापक को किसी भी प्रकार की कोई पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। प्रयोगात्मक विधि के बाद में अगली विधि जो आती है आपके नेक्स्ट विधि है विकासात्मक विधि। साइकोलॉजी में आपको भी पता है समय के साथ में कई सारे संप्रदाय उदय होते गए। पहला संप्रदाय आपके संरचनावाद था, दूसरा कार्यवादी था, फिर व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मानवतावाद, मनोविश्लेषणवाद आए थे। और उसी प्रकार एक संप्रदाय और एक शाखा और उदय हुई थी और वो शाखा मानी जाती है आपके विकासात्मक मनोविज्ञान। और विकासात्मक मनोविज्ञान नाम की ये जो शाखा है इसका प्रणेता कोई और नहीं बल्कि कौन माना जाता है, जीन पियाजे को माना जाता है। और विकासात्मक विधि इसी जो है मनोविज्ञान की शाखा के द्वारा दी गई थी। विकासात्मक विधि वो विधि है जो किसी भी बालक के गर्भकाल से लेकर मृत्यु तक होने वाले समस्त विकासों का अध्ययन करती है। यानी कि जिस विधि के अंदर गर्भकाल से मृत्यु तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाएगा वह विधि कौन सी कहलाएगी, आपके विकासात्मक विधि। हमारे विकास के 4 आयाम होते हैं, एक शारीरिक, एक मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। और इन चारों आयामों का अध्ययन किस विधि के अंतर्गत किया जाता है, विकासात्मक विधि में। कब से होगा अध्ययन शुरू, गर्भकाल से, और कब तक होता है, मृत्यु तक। विकासात्मक विधि में सबसे ज्यादा अध्ययन जिस विकास का किया जाता है वह विकास है आपके संज्ञानात्मक विकास। क्योंकि जिन पियाजे जिस विचारधारा से जुड़ा हुआ था वो विचारधारा कौन सी थी, संज्ञानवादी विचारधारा। और संज्ञानवादी विचारधारा एक तरह से किसी भी बालक के मानसिक विकास को बताती है। आपने पियाजे को पढ़ा होगा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बता रखी है। पूर्व संवेदी अवस्था, इसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक, जिसमें पियाजे ने इसी बात को स्पष्ट किया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चा कैसे सीखता है या बच्चे का विकास, मानसिक विकास कैसे होता है। तो वैसे तो ये विधि समस्त विकासों का अध्ययन करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें किस विकास का अध्ययन होता है, आपके संज्ञानात्मक विकास का। हो गई क्लियर ये विधि। चलिए अब प्रयोगात्मक और विकासात्मक लिखवा देती हूँ आपको। कौन सा नंबर है?
लिख दिया सभी ने? अगली विधि आती है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि का प्रणेता जिन प्याजे। इस विधि में गर्भकालीन अवस्था से मृत्यु तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। इस विधि द्वारा सर्वाधिक संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है। लिख दिया सभी लोगों ने? अब देखो इसके बाद जो आपके तीन विधियां आती है, एक विधि तो आती है इसके अंदर आपके कालानुक्रमिक विधि। नेक्स्ट विधि यही लिखा रखी ना आपको, कालानुक्रमिक विधि। और एक विधि आती है आपके अनुप्रस्थ काट विधि। और तीसरी विधि जो आती है आपके वो है अनुक्रमिक डिजाइन विधि। ये तीनों विधि हम साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि कालानुक्रमिक विधि के बिल्कुल विपरीत विधि जो मानी जाती है वह विधि कौन सी मानी जाती है? आपके अनुप्रस्थ काट विधि मानी जाती है। जबकि अनुक्रमिक डिजाइन विधि जो है ये आपके कालानुक्रमिक और अनुप्रस्थ काट विधि इन दोनों का एक कैसा रूप माना जाता है? मिश्रित रूप माना जाता है। इन तीनों विधियों में जो मेजर डिफरेंस आता है, सबसे पहला कालानुक्रमिक विधि वह विधि होती है जिसके अंतर्गत किसी भी समान समूह, कोई भी ऐसा समूह जो या तो उम्र के आधार पर या लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर या देश के आधार पर या कक्षा के आधार पर
समान होता है। यानी कि इस विधि में आप जब भी अध्ययन करोगे तो अध्ययन करते समय सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जिस समूह का चयन कर रहे हो वो समूह बिल्कुल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उनमें समानता किस आधार पर हो सकती है, चाहे तो उम्र के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर, चाहे जाति, चाहे देश, या किसके आधार पर हो सकती है, कक्षा के आधार पर। जब कभी भी समान समूह का अध्ययन कई वर्षों तक किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तो वह विधि कौन सी कहलाती है, आपके कालानुक्रमिक विधि कहलाती है। और इस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है आपके किसी भी जो है विकास को स्पष्ट करने में। यानी कि जब कभी भी आपके द्वारा विकास की व्याख्या की जाती है, कोई विकास की विशेषताएं बताई जाती है, तब हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह विधि कौन सी होती है, आपके कालानुक्रमिक होती है। तो सीधा सा अर्थ ध्यान रखना है, जब समान समूह का अध्ययन लंबे वर्षों तक करके या कई समय तक करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाएंगे तो उसे कौन सी विधि कहोगे आप लोग, कालानुक्रमिक। आ गई बात समझ में। जैसे आप देखें, आपने साइकोलॉजी के अंदर बाल विकास पढ़ा होगा। बाल विकास के अंदर एक छोटा सा अपने भाषा विकास को लेकर चलो। भाषा विकास के अंदर आपने देखा होगा मनोवैज्ञानिक कहते हैं बच्चे की प्रथम भाषा जो होती है उसका रोना होता है। क्या मनोवैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष ऐसे ही निकाल दिए थे क्या? नहीं निकाले होंगे। उसके बाद में उन लोगों ने ये कहा था कि बच्चे के द्वारा पहला सार्थक शब्द जो होता है वो कितने माह में बोला जाता है, 10 माह में बोला जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, वहां पर समान समूह का अध्ययन किया होगा और ये अध्ययन 1 या 2 दिन तक नहीं किया होगा बल्कि कितने दिनों तक किया होगा उन्होंने, कई वर्षों तक। तब जाकर उन्होंने कहा कि बच्चे की प्रथम भाषा रोना है, दूसरी भाषा जो है उसके द्वारा जो स्वर की ध्वनियां निकालना है, फिर बलबलाना होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये उन्होंने कई वर्षों के अध्ययन के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया। तो जब कभी भी आप समान समूह का अध्ययन लंबे समय तक करते हो और फिर निष्कर्ष निकालते हो तो उस विधि को आप कहोगे कालानुक्रमिक। ये अध्ययन कई वर्षों तक भी हो सकता है या कब तक हो सकता है, आपके कई महीनों तक, या तो कई महीनों तक या कई वर्षों तक, या फिर इसमें अध्ययन कब तक किया जा सकता है, आपके कई सप्ताह तक भी किया जा सकता है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट विधि कौन सी आती है, आपके अनुप्रस्थ काट विधि। अनुप्रस्थ काट विधि आपके इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये वो विधि होती है जिसके अंतर्गत समूह जो होगा वो कैसा होगा, आपके असमान होगा। जैसे लड़के और लड़कियों का समूह ले लिया, कक्षा छठी और कक्षा सातवीं का समूह ले लिया, ओबीसी और जनरल का अध्ययन करना चाहते हो, तो कभी भी जब आपके द्वारा असमान समूह का अध्ययन अल्प समय में करके कोई निष्कर्ष निकाला जाता है तो वह विधि जो होती है वो कौन सी होती है, आपके अनुप्रस्थ काट विधि होती है। इस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है गुणों की तुलना करने के अंदर। जब कभी भी आपको गुणों की तुलना करनी होगी तो हम किस विधि को काम में लेंगे, अनुप्रस्थ काट विधि को। जैसे ये कहा जाता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में सहनशीलता ज्यादा पाई जाती है, तो यहां पर हमने जो विधि काम में ली वो कौन सी विधि काम में ली, अनुप्रस्थ काट विधि, क्योंकि समूह कैसा हो गया यहाँ पर, असमान। दूसरा, आपकी सहनशीलता का पता केवल कुछ घंटों में लगाया जा सकता है, तो वहां पर आपके गुणों की तुलना कितने समय में की गई थी, अल्प समय में। यदि मैं ये देखना चाहती हूं लड़के और लड़कियों की तुलना में किसका शैक्षिक स्तर ज्यादा अच्छा है, तो मैंने क्या किया, एक टेस्ट लिया आप पर और एक टेस्ट लेकर मैंने निष्कर्ष निकाल दिया कि लड़कियों की तुलना में लड़कों का शैक्षिक स्तर क्या होता है, अधिक होता है। तो कौन सी विधि काम में ले ली मैंने, अनुप्रस्थ काट विधि। आ गई बात समझ में। दोनों विधियों में क्या अंतर हो गया बताओ, समान समूह और लंबे टाइम तक अध्ययन, या तो कई सप्ताह तक, कई महीनों तक या कई वर्षों तक हो सकता है। और इसमें असमान समूह का अध्ययन कितने समय में,
अल्प समय में। और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कहां पर होता है? आपके गुणों की तुलना करने में। और इन दोनों का मिश्रित रूप कौन सा माना जाता है? आपके अनुक्रमिक डिजाइन विधि माना जाता है। ये वह विधि होती है जिसके अंतर्गत आपके द्वारा असमान समूह का अध्ययन कई वर्षों तक किया जाए तो वह विधि जो कहलाती है वो कौन सी कहलाती है? आपके अनुक्रमिक डिजाइन विधि। आ गया दोनों का रूप, क्योंकि असमान समूह किसमें काम में लिया जाता है? अनुप्रस्थ काट विधि में। दीर्घ समय में अध्ययन कौन सी विधि करती है? आपके कालानुक्रमिक। तो दोनों का मिला जुला रूप कौन सा हो गया? आपके अनुक्रमिक डिजाइन विधि। और इस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है सिद्धांतों को देने के अंदर। थॉर्नडाइक ने, आपने देखा होगा, एक सिद्धांत दिया था, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। तो क्या उसने एक दिन में अध्ययन करके सिद्धांत दे दिया था क्या? उसने कई सालों तक अध्ययन किया, और कई सालों तक अध्ययन उसने केवल बिल्ली पर नहीं किया था। थॉर्नडाइक बिल्ली पर प्रयोग करने से पहले कई सारे अलग अलग जानवरों पर प्रयोग कर चुका था। उसने मुर्गों के ऊपर भी प्रयोग करके देखा, कबूतरों पर भी करके देखा, और बाद में उसने निष्कर्ष निकाला कि प्राणी जो सीखता है वो किसके द्वारा सीखता है? आपके अभ्यास के द्वारा। दूसरा उदाहरण मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत। मेंडल ने भी अपना प्रयोग केवल मटर के पौधों पर नहीं दोहराया था। मेंडल का प्रयोग यदि मटर के पौधों पर आता है तो उसने अपना प्रयोग चूहों के ऊपर भी किया था, और उसके बाद में कई सालों अध्ययन करके उसने क्या किया था? वहां पर सिद्धांत निकाला। आप देखिए, जब कभी भी कोई मेडिसिन बनाई जाती है तो मेडिसिन बनाते समय केवल उसमें का प्रभाव एक समान समूह पर देखा जाता है क्या? असमान समूह पर देखा जाता है। और उस मेडिसिन को बनाने में कई सालों की मेहनत काम करती है, तब जाकर उस मेडिसिन का निर्माण होता है। तो विज्ञान में जितने भी सिद्धांत दिए जाते हैं, साइकोलॉजी में जितने भी सिद्धांत दिए जाते हैं, इन सिद्धांतों को देने में कौन सी विधि काम में आती है? आपके अनुक्रमिक डिजाइन विधि। और अच्छा उदाहरण ले लीजिए, कोलर का सिद्धांत देखा होगा, सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया गया था। 1914 से लेकर 1918 तक वो जर्मनी के एक टापू पर रहा था, और वहां पर उसने कोलर पर प्रयोग करके देखे थे। लेकिन कोलर पर प्रयोग करने से पहले वो क्या, सॉरी, उस पे चिंपांजी पर प्रयोग करने से पहले उसने क्या किया था? सुल्तान चिंपांजी पर, उससे पहले वो भी बिल्लियों पर प्रयोग कर चुका था, लेकिन लास्ट में प्रयोग किसके ऊपर दोहराया था उसने? सुल्तान नामक चिंपांजी पर। तो जब कभी भी असमान समूह का अध्ययन लंबे वर्षों तक करके सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाएगा तो उस विधि को हम कहते हैं अनुक्रमिक डिजाइन विधि। हो गया सबके क्लियर कि नहीं आया? अभी भी समझ में आ गया? समझ में? तो बताइए तीनों विधियों में क्या अंतर होता है? एक तो बताई थी मैंने आपको कालानुक्रमिक विधि, दूसरी बताई थी मैंने आपको अनुप्रस्थ काट विधि, और तीसरी कौन सी बताई थी मैंने आपको? अनुक्रमिक डिजाइन विधि। सबसे पहली विशेषता, ये दोनों विधियां एक दूसरे के बिल्कुल क्या मानी जाती है? विपरीत। और ये विधि दोनों का मिश्रित रूप। इस विधि में समूह कैसा होगा? समान समूह। इस विधि में समूह, और इस विधि में समूह असमान। असमान समूह हो गया, इसके अंदर भी असमान समूह हो गया, और इसके अंदर समूह कैसा हो गया? समान। अध्ययन दीर्घ समय तक, इसमें अध्ययन और इसमें अध्ययन दीर्घ समय तक। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किसको स्पष्ट करने में? इसका प्रयोग सबसे ज्यादा गुणों की तुलना करने में, और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें? सिद्धांतों को देने में। जैसे कि आप देखिए, आपके साइकोलॉजी में एक सिद्धांत आता है लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपना ये सिद्धांत जो दिया था, बताइए कालानुक्रमिक विधि से दिया, अनुप्रस्थ काट से, या अनुक्रमिक डिजाइन विधि से? किससे दिया था? अनुप्रस्थ काट विधि से दिया था क्या? किससे दिया था उसने? कालानुक्रमिक विधि से दिया था। क्यों दिया था? आपने देखा होगा कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत के लिए केवल और केवल किसका चयन किया था? लड़कों का। 72 बॉयज पर किया था उसने अपना अध्ययन। तो समूह कैसा हो गया? वहां पर समान हो गया।
उसके सिद्धांत में 3 अवस्थाएं आती है। पहली अवस्था में केवल कितने वर्ष के बच्चों को रखा गया था? 4 से 10 साल के लड़कों को। फिर आगे चलकर 10 से 13, फिर 13 से 18 साल के लड़कों को समान समूह रखा गया था और उसका अध्ययन उसने क्या किया था? दीर्घ काल तक किया। और उसके बाद में उसने बताया था हर उम्र में बच्चे का नैतिक विकास किस प्रकार से होता है। उसी प्रकार प्याजे की थ्योरी को देख लो। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उसने अपना सिद्धांत अपने पुत्र पर अध्ययन करके और पुत्रियों पर अध्ययन करके दिया था। लेकिन आपने देखा होगा उसका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके ऊपर अध्ययन करके दिया गया था? अपने पुत्रों पर अध्ययन करके। कितनी अवस्थाएं बताई थी उसने? 4। क्या उसने भी एक दिन में सिद्धांत दे दिया था क्या? उसने भी जन्म से लेकर 18 साल तक सीखने की 4 अवस्थाएं बताई। तो इसका मतलब उसने उन बच्चों का अध्ययन किस एज तक किया था? 18 साल तक। फिर जाकर उसने कहा था सीखने की 4 अवस्थाएं होती है, संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस और औपचारिक संक्रियात्मक। तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके कालानुक्रमिक के अंतर्गत। लड़कों की तुलना में लड़कियों में भाषा विकास जल्दी होता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिकता का गुण अधिक पाया जाता है। ये बताओ किस विधि के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए? किसके द्वारा निकाले गए? अनुप्रस्थ काट विधि के आधार पर। क्योंकि समूह कैसा हो गया? अध्ययन। और किसकी तुलना की गई? यहाँ पर गुणों की तुलना की गई। आ गई बात समझ में? इसके बाद में आता है अनुक्रमिक डिजाइन विधि। समूह कैसा हो गया? अध्ययन। और किसको देने के अंदर? सिद्धांतों को देने में। स्किनर ने एक सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। केवल कब अपने चूहों पर प्रयोग किए थे क्या उसने? चूहों के साथ साथ उसने किसके ऊपर प्रयोग करके देखे थे? कबूतरों पर भी प्रयोग करके देखे थे। तो यहाँ समूह कैसा हो गया? असमान। और अध्ययन कैसा हो गया? यहाँ पर दीर्घकाल तक। तो उसने जो विधि काम में ली थी वो कौन सी ली थी? आपके अनुक्रमिक डिजाइन विधि। अब तो नहीं भूलोगे ना इसको? याद हो गया सबके? तो बताओ वापस, इन तीनों विधियों की क्या विशेषता होती है? कालानुक्रमिक और अनुप्रस्थ काट विधि में क्या अंतर है? मेजर बताइए। दोनों एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल विपरीत। और अपने अनुक्रमिक डिजाइन विधि दोनों का मिश्रित रूप। ये बताइए सिद्धांत देने में कौन सी विधि का प्रयोग होता है? अनुक्रमिक डिजाइन विधि का। गुणों की तुलना करने में अनुप्रस्थ काट विधि का। विकास को स्पष्ट करने में कालानुक्रमिक विधि का। इस कालानुक्रमिक विधि में समूह कैसा होगा? समान। किस आधार पर होता है समान? लिंग के आधार पर हो सकता है या उम्र, चाहे कक्षा, जाति, चाहे देश, इनके आधार पर समान समूह। और अध्ययन कब तक किया जाता है? दीर्घकाल तक किया जाता है। और इसमें अनुप्रस्थ काट विधि में असमान समूह किसी भी आधार पर हो सकता है, चाहे लिंग के आधार पर, चाहे जाति, चाहे देश, कक्षा के आधार पर। अध्ययन कब किया जाएगा? अल्प समय तक। और उसमें समूह कैसा होगा? अनुक्रमिक डिजाइन विधि में असमान। और अध्ययन दीर्घ समय तक। आ गए तीनों? चलिए अब लिख लीजिए इनको। कौन से नंबर की? क्या हो गया?
सारी बातें आज ही करोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो।
क्या? क्यों? वो सिद्धांतों के निर्माण में सबसे ज्यादा ये विधि काम में आती है, क्योंकि सिद्धांत देते समय क्या होता है, केवल एक पर इसका इफेक्ट नहीं देखा जाता, अलग अलग चीजों पर देखा जाता है। तो समूह जो हो गया वो कैसा होता है, इसमें असमान हो गया। और जो अध्ययन होता है वो कैसा हो गया, दीर्घ काल तक। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, इसने कोहलर ने अपना सिद्धांत दिया था, उसने काम किया था 4 साल तक, और इस 4 साल के अंदर उसने बिल्ली पर भी प्रयोग किए थे, लेकिन लास्ट में प्रयोग उसने किस पर निष्कर्ष निकाल के किए थे, उसने सुल्तान पर। उसी प्रकार मेंडल ने जो सिद्धांत दिया था कि 1 साल की मेहनत काम कर गई, उसमें कई सालों की मेहनत थी, तो कई सालों की मेहनत थी तो आपने टाइम कैसा हो गया उसका, दीर्घकाल। समूह कैसे हो गए उसके, असमान। असमान में भी आप देख लो, जब मटर के पौधे लिए थे तो कुछ तो बड़े शुद्ध लंबे थे और कुछ छोटे थे। चूहे भी लिए थे उसने, तो सारे सफेद नहीं थे, कुछ सफेद थे तो कुछ कैसे थे, काले रंग के। कैसा समूह हो गया वहां पर, असमान समूह। तो इसलिए इसका यूज सबसे ज्यादा कहां पर होता है, सिद्धांतों को देने में। आप देखिए बाजार में जब कभी कोई मेडिसिन आती है तो उसकी मेडिसिन के निर्माण में समय बहुत क्या लगता है, ज्यादा लगता है, और उसका प्रयोग अलग अलग लोगों पर करके देखा जाता है। करते ही नहीं करते? आज कोई भी चीज आती है तो मनुष्य पर इंप्लीमेंट करने से पहले उसको जानवरों पर करके देखते हैं, फिर उसका प्रयोग किसी मनुष्य पर। कोरोना वैक्सीन आई थी, तो कोरोना वैक्सीन का आपने देखा होगा कि ये सही है या नहीं है, उसके लिए कुछ लोगों को कहा था कि आप अपने ऊपर प्रयोग करवा के देखिए, तो टाइम लगा था नहीं लगा था? तो इसमें समूह जो होता है वो कैसा होता है, असमान, और टाइम हमेशा क्या लगता है आपको, लंबा लगता है। लिख दिया सब लोगों ने? बातें नहीं करे। आगे जब आप लोग बाल विकास पढ़ोगे तो बाल विकास में आपके 3 अवस्थाएं आती है, शैशव, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। हर अवस्था की अपनी अलग अलग विशेषताएं बताई नहीं गई है। शैशवावस्था को आप कहते हो खिलौनों की आयु, बाल्यावस्था को हमने खेल की आयु का, और किशोरावस्था को हम तूफान की अवस्था कहते हैं, उलझन की अवस्था कहते हैं। तो बताओ ये सब बातें सिद्ध करने में इन लोगों ने कौन सी विधि काम में ली थी? बताइए किस विधि का प्रयोग किया था उन्होंने, कालानुक्रमिक का किया था, अनुप्रस्थ काट का, या अनुक्रमिक डिजाइन विधि का प्रयोग किया था? बताइए। शैशवावस्था की विशेषता बताई गई कि वो खिलौनों की आयु कहलाती है, संस्कारों के निर्माण की आयु कहलाती है, और बाल्यावस्था जो होती है वो आपके खेल की आयु कहलाती है, मिथ्या परिपक्वता होती है, किशोरावस्था उलझन की आयु है, समस्याओं की आयु है। तो ये जो विशेषता बताई गई, इन विशेषताओं को किस विधि के आधार पर बताया गया? अनुक्रमिक डिजाइन विधि के आधार पर। क्यों बताया गया? समान समूह था, जन्म से 5 साल के उम्र के बच्चों का चयन किया गया, यानी कि उनमें समानता किसके आधार पर थी, वहां पर उम्र के आधार पर। अध्ययन क्या 1 साल ही किया था क्या उन्होंने? पूरे 5 साल का अध्ययन करके फिर इन्होंने शैशवावस्था की क्या बताई थी, अलग अलग विशेषताएं बताई। तो वहां जो विधि काम में आई थी वो कौन सी विधि काम में आई थी आपके, अनुक्रमिक, सॉरी, कालानुक्रमिक डिजाइन, कालानुक्रमिक विधि, या जिसका दूसरा नाम है आपके समय अवधि शोध विधि।
सबसे ज्यादा इसका यूज ध्यान रखना कहाँ होता है, आपके किसी भी विकास को स्पष्ट करने के अंदर। और जब कभी भी आपको दो चीजों को लेकर तुलना करनी होती है, जैसे साइकोलॉजी के अंदर कई सारी चीजों को लेकर तुलना होती है, ये कहा जाता है कि जो है लड़कियों में सहनशीलता ज्यादा पाई जाती है, लड़कियों के जो है शारीरिक विकास जल्दी होता है, उसी प्रकार लड़कियों के जो स्थायी दांत होते हैं वो जल्दी निकल आते हैं। तो ये चीजें जब कंपेयर की गई थी तो कौन सी विधि काम में ली गई थी वहां पर, आपके कौन सी काम में ली गई थी, अनुप्रस्थ काट विधि। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके गुणों की क्या की गई थी, तुलना की गई थी। तो जब कभी भी गुणों और व्यवहार की तुलना करनी होगी तब तो अनुप्रस्थ काट विधि, जब सिद्धांतों को देना होगा तो कौन सी विधि, अनुक्रमिक, और जब विकास को स्पष्ट करना होगा तो किस विधि का प्रयोग होता है, आपके कालानुक्रमिक विधि का। अब इसके बाद में अगली विधि जो आती है, कौन सी लिखवा रखी है सीक्वेंस में, साक्षात्कार। आप तो पुराने वाले हो, जो नए वालों को कौन सी लिखा रखी है, जीवन इतिहास। नंबर कौन सा हो गया, 18। बस दो ही बची है ना अब तो, बातें नहीं। अगली जो विधि आती है आपके व्यक्ति अध्ययन विधि, या जिसे आपके कहा जाता है जीवन इतिहास विधि भी कहा जाता है। और इंग्लिश में ये विधि जो कहलाती है आपके क्या कहलाती है, केस स्टडी मेथड कहलाती है। लिख दिया सभी ने। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये विधि सबसे ज्यादा किन बच्चों के लिए उपयोगी है, तो ये विधि सर्वाधिक 3 बालकों के लिए उपयोगी मानी जाती है। एक तो मानी जाती है आपके बाल अपराधी बालकों के लिए, दूसरा ये सबसे ज्यादा उपयोगी होती है आपके मंद बुद्धि बालकों के लिए, और तीसरा ये विधि सबसे ज्यादा जो उपयोगी होती है वो होती है आपके समस्याग्रस्त बालकों के लिए। बाल अपराधी बच्चा कौन होता है, बताइए। बाल अपराधी बालक की परिभाषा क्या होती है, किसे कहेंगे हम बाल अपराधी बालक, 18 साल से कम उम्र के वे किशोर या किशोरी जो समाज के नियमों के विरुद्ध जाकर काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बाल अपराधी कहते हैं। इन बाल अपराधियों की न्यूनतम आयु जो होती है वो कितनी है, 12, और अधिकतम आयु कितनी है, 18 है। ध्यान रखना, जिस समय निर्भया हत्याकांड हुआ था उस समय कहा गया था कि बाल अपराधियों की आयु 18 से कम मानी जाए, लेकिन यह प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं हुआ है, और जब तक पारित नहीं हुआ है तब तक बाल अपराधी की एज क्या मानी जाती है, आपके 18 साल मानी जाती है। बाल अपराधी बच्चा जो होता है ये जन्मजात होता है कि वातावरण के कारण होता है, या दोनों से हो सकता है, बताइए। बाल अपराधी बालक जन्मजात होगा कि वातावरण, या दोनों से हो सकता है, दोनों से हो सकता है। ध्यान रखना, सुन लीजिए इधर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे विकास को सबसे पहले यदि कोई प्रभावित करता है तो वो कौन प्रभावित करता है, हमारा वंशानुक्रम। सबसे पहले हमारे अंदर गुणों का स्थानांतरण और कहीं से नहीं होता है, वंशानुक्रम से होता है, ध्यान रखना। लेकिन बाल अपराध के लिए वंशानुक्रम जो होता है, ये वंशानुक्रम केवल 10% उत्तरदायी होता है। बाल अपराध का 90% कारण व्यक्ति का क्या होता है, वातावरण होता है। और वंशानुक्रम में जो कारण उत्तरदायी होता है वो सबसे बड़ा कारण होता है आपके गुणसूत्रीय विकार।
गुणसूत्रीय विकार के कारण अपने टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी मानी जाती है? 46 मानी जाती है। संयुक्त गुणसूत्र 23 होते हैं। भाई एक बच्चा कितने गुणसूत्रों के साथ में जन्म लेता है? कितने गुणसूत्रों के साथ में जन्म लेगा? 46 गुणसूत्रों के साथ में, कि 23? संयुक्त होते हैं वो गुणसूत्र। एक आपने देखा होगा 21वां गुणसूत्र जो होता है वो आपके मानसिक विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है। उसी प्रकार एक और गुणसूत्र होता है जो आपके बाल अपराध के लिए उत्तरदायी होता है। उसमें क्या होता है, जब कभी भी एक वाय या जब कभी भी एक एक्स में बढ़ोतरी हो जाती है तब बच्चा जो होता है वो जन्मजात अपराधी होता है, ध्यान रखना। और जो बच्चा गुणसूत्रीय विकार के कारण अपराधी होता है, ऐसे अपराधी जघन्य अपराधी होते हैं, ध्यान रखना। आप आगे चलकर कितनी भी कोशिश कर लोगे लेकिन उनमें आपराधिक प्रवृत्तियों को खत्म नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वो वातावरण से नहीं बल्कि किसके कारण अपराधी बना? आपके गुणसूत्रीय विकार के कारण। क्या आप गुणसूत्रों में परिवर्तन कर सकते हो? क्या हम गुणसूत्रों में परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे अपराधी जघन्य अपराधी होते हैं। और विदेशों के अंदर अगर ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें जन्म के साथ ही जहर का इंजेक्शन देकर या किसी भी तरीके से मार दिया जाता है, क्योंकि उनके व्यवहार में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसे अपराधी की पहचान जो होती है कई बार आपको जन्म के समय भी हो जाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इन बच्चों में आपराधिक प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा विकसित होती है। भारत की बात करें तो भारत में पहले ऐसे अपराधी की पहचान जो गुणसूत्रीय विकार के कारण अपराधी था वो पहचान हुई थी आपके निर्भया हत्याकांड के अंदर ही। निर्भया हत्याकांड में आपने देखा होगा जिसने उस लड़की के साथ में सबसे ज्यादा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था वो कोई और नहीं था बल्कि कौन था? एक बाल अपराधी था। और वो बाल अपराधी वातावरण के कारण नहीं था, वो बाल अपराधी किसके कारण था? आपके गुणसूत्रीय विकार के कारण। अपने भारत में ऐसा कानून नहीं है कैसे बच्चों को मार दिया जाता है, इसीलिए ये बच्चे आज भी हमारे बीच में पाए जाते हैं। लेकिन आप चाहकर भी इन बच्चों के अंदर से आपराधिक प्रवृत्तियों को खत्म नहीं कर सकते। ध्यान रखना, केवल लड़का ही जन्मजात अपराधी नहीं हो सकता, एक लड़की भी जन्मजात अपराधी हो सकती है। और ऐसी पहली महिला की पहचान हुई थी केरल के अंदर। केरल में एक महिला थी जो क्या करती थी, बहुत ही बेरहमी से लोगों की हत्या करती थी, उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी, उनको थैली में रखकर कई दिनों तक अपने पास रखती थी। और उसको जब पूछा गया ऐसा क्यों करती थी तो वो कहती थी मुझे ऐसा करने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो जो अपराधी थी वो वातावरण के कारण नहीं थी बल्कि वो अपराधी जो थी वो किसके कारण थी? वहां पर गुणसूत्रीय विकार के कारण। हमें तो अपना ही हाथ काटने में डर लगता है, ध्यान रखना। और वो तो शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके और उनको रोज देखती रहती थी और उसको आनंद मिलता और था। तो ध्यान रखना, वो वातावरण के कारण नहीं बल्कि वो इस गुणसूत्रों के कारण अपराधी बनी। लेकिन 90% बाप के जो होता है अपराध का कारण क्या होता है? बच्चे का वातावरण होता है। तो सबसे ज्यादा ये विधि उपयोगी है एक तो किसके लिए? बाल अपराधी बालकों के लिए। दूसरा ये विधि किसके लिए उपयोगी मानी जाती है? मंदबुद्धि बच्चों के लिए। मंदबुद्धि बच्चा बताइए जन्मजात होता है कि वातावरण से, या दोनों हो सकता है? दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि पर भी सबसे पहला प्रभाव जो होता है वो किसका होता है? वंशानुक्रम। और दूसरा प्रभाव किसका होता है? वातावरण। और ध्यान रखना, बुद्धि तो 90% किससे इफेक्टिव होती है? आपके वंशानुक्रम से। केवल 10% बुद्धि का विकास किसके सहयोग से होता है? वातावरण के सहयोग से। एक गॉडार्ड का स्टेटमेंट आता है कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतान हमेशा प्रतिभाशाली होगी और मंदबुद्धि माता पिता की संतान हमेशा मंदबुद्धि की होगी। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि उन्हें कहीं और से नहीं बल्कि कहां से मिल रही है? वंशानुक्रम से मिलती है। वंशानुक्रम का भी पहला कारण क्या होता है आपका? सॉरी, मानसिक मंदता का भी पहला कारण क्या होता है आपका? वंशानुक्रम होता है। 21वें गुणसूत्र में जब कभी भी एक एक्स बढ़ जाता है तो बच्चा एक मानसिक विकास से पीड़ित होता है जिससे आप क्या कहते हो? डाउन सिंड्रोम कहते हो।
और डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, मंगोलिज्म होता है। और डाउन सिंड्रोम का संबंध और किसी बच्चे से नहीं होता, केवल किन बच्चों से होता है, मंद बुद्धि बच्चों से होता है। जो बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है उस बच्चे की पहचान जन्म के समय हो जाएगी, ध्यान रखना। ऐसे डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे का ऊपरी ओठ जो होता है वो कटा हुआ होता है, ध्यान रखना। लेकिन यह भी ध्यान रखना, हर ऐसा बच्चा जिसका ऊपरी ओठ कटा है जरूरी नहीं है कि वो किससे पीड़ित होगा, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होगा। लेकिन पहली पहचान उसकी ये होती है। और दूसरी पहचान होती है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, इस उम्र के साथ में उस बच्चे में मंगोल जाति की विशेषताएं आनी शुरू हो जाती है। मंगोल जाति के पैर छोटे और मोटे होते हैं, नाक चपटा होता है, ललाट छोटा होता है, और यही सारी विशेषता इस बच्चे के अंदर आती है। दूसरा, मानसिक रूप से जो मंद बच्चे होते हैं, या तो इनके सिर का आकार बहुत बड़ा होगा या इनके सिर का आकार बहुत ही छोटा होता है, या तो हाइड्रोसिफेली से पीड़ित होते हैं या माइक्रोसिफेली से। इसके अलावा इनकी अगली पहचान होती है कि ऐसे बच्चों की, कई ऐसे बच्चे जो मानसिक मंदता का शिकार होते हैं, उनकी लंबाई केवल 3 फीट रह जाती है। लेकिन ध्यान रखना, हर 3 फीट वाला बच्चा मंदबुद्धि नहीं होगा। आरती डोगरा जो आपके आईपीएस है या आईएएस है, जो वो मानसिक रूप से मंद नहीं है, ध्यान रखना, केवल उसकी लंबाई कम है। ऐसे बच्चों की लंबाई 3 फीट होती है, ध्यान रखना। इनके हाथ और पैरों की अंगुलियां सामान्य बच्चों की तरह नहीं होगी, और इनके कान जो होते हैं सामान्य बच्चों की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होते हैं, बड़े होते हैं। पर किसी के बड़े कान देखकर मत कह देना कि तुम मंदबुद्धि है। पर ध्यान रखना, इन विशेषताओं का मैक्सिमम संबंध किन बच्चों से होता है, आपके मंदबुद्धि बालकों से। तो पहला कारण तो क्या हो गया उसका, और दूसरा कारण क्या होता है, वातावरण। जैसे बच्चे के साथ में कोई दुर्घटना हो गई, मस्तिष्क पर चोट लग गई और बच्चे के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तब भी वो बच्चा किसका शिकार हो जाता है, मानसिक मंदता का। तीसरा, ये विधि किसके लिए उपयोगी होती है, आपके समस्याग्रस्त बालकों के लिए। कौन होता है ये बच्चा, समस्याग्रस्त बालक कौन होता है, क्या विशेषता होती है इस बच्चे की, नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी ऐसा बच्चा जो अपने जीवन में किससे पीड़ित होता है, समस्या से। कक्षा में जितने बैठे बच्चे हो आप सब, सबकी कैटेगरी जो है वो ना तो बाल अपराधी मंदबुद्धि की नहीं है, लेकिन सबकी कैटेगरी किसकी, आपके समस्याग्रस्त बालकों की है। क्यों है, क्योंकि हर बच्चा अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। क्या समस्या हो सकती है, हो सकता है कोई बहुत ही ज्यादा क्रोधी प्रवृत्ति का होगा, कोई अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा क्या होगा, जिद्दी प्रवृत्ति का। हो सकता है किसी की पढ़ने में रुचि नहीं है बल्कि किसमें रुचि है, खेलने में। कोई ऐसा बच्चा जिसका एजुकेशनल रिकॉर्ड पहले बहुत अच्छा था पर अब लगातार डाउन होता जा रहा है। कोई ऐसा बच्चा जो कक्षा के अंदर नींद लेता रहता है। कोई ऐसा बच्चा जो अपने साथियों को या अपने अध्यापकों को परेशान करता है। कोई ऐसा बच्चा जो गृह कार्य करके नहीं लेकर आता है। ये सब किन बालकों की कैटेगरी होती है, समस्याग्रस्त की। कक्षा में नींद लेने वाला बच्चा, दूसरों को परेशान करने वाला बच्चा और गृह कार्य नहीं करने वाला बच्चा कोई और नहीं, समस्याग्रस्त बालक के साथ साथ कौन होता है, प्रतिभाशाली भी होता है। पर आप अपने आप को प्रतिभाशाली समझने की भूल मत करना। क्यों मत करना, तुम्हारे नींद लेने के कारण बहुत से दूसरे हो सकते हैं और उसके नींद के कारण अलग हो सकते हैं, ध्यान रखना। ये बच्चा नींद लेता है क्योंकि टीचर पढ़ाता है लो कैटेगरी से मन बुद्धि बच्चों को ध्यान में रखकर, और इसके सीखने का लेवल बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। और तुम्हारे नींद लेने के बहुत कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं, पहला कारण तो कई बार रात को लाइटें चली जाती है, नींद नहीं आ पाती। दूसरा कारण, किताबें खोलते हो तो नींद बहुत जल्दी आएगी, पर व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, फिल्में देखते हो तो नींद आती है क्या, पास ही नहीं पटकते, तब कई बार तो ऐसा होता है आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती। दूसरा, जब बच्चा यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर साल भर रहता है, तो धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, विपरीत समूह का निर्माण करता है और धीरे धीरे समूह में आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाता है।
और उस बढ़ते आकर्षण को नाम देना शुरू कर देते हो कि हम तो प्रेम हो गया मैं तो, और इस प्रेम में ऐसे फंसते हो कि रात दिन व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहोगे, फोन पे बातें करते रहोगे। कई लोगों के तो फोन रात भर बिजी चलते ही रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है ना फोन, कितने रुपए का कराओ आपके कॉलिंग फ्री रहेगी, तो उसका सारा उपयोग सबसे ज्यादा यूथ जो है लोग करते हैं। अब रात भर बातें करते रहोगे, सुबह हो जाती है और देखते हो अब तो कोचिंग जाने का टाइम आ गया, तो नहा धोकर सीधे यहीं पर आ जाते हो। अब नींद कहाँ ले, तो नींद तो यही लोगे ना, क्यों? क्योंकि आगे भी रात को टू बी कंटिन्यू भी तो करना होता है तुम लोगों को। तो जरूरी नहीं है कि हर नींद लेने वाला बच्चा कौन होगा आपके, प्रतिभाशाली। वो केवल क्या हो सकता है आपका, समस्याग्रस्त। प्रत्येक प्रतिभाशाली बच्चा समस्याग्रस्त होता है, पर हर समस्याग्रस्त बच्चा कौन नहीं होता आपके, प्रतिभाशाली नहीं होता। तो तुम्हारी कैटेगरी केवल किस में आ सकती है, जरूरी नहीं है कि आप क्या हो यहाँ पर, प्रतिभाशाली। नहीं तो कितने खुश हो गए थे कि हम तो पता ही नहीं था, हम तो ऐसे भी है। तो ये विधि सबसे ज्यादा 3 बच्चों के लिए उपयोगी, बाल अपराधी, दूसरा मंद बुद्धि, और तीसरा किसके लिए, समस्याग्रस्त बालकों के लिए। ये वो विधि है जिसके अंदर आपका निदान और क्या किया जाता है, उपचार। निदान का मतलब होता है किसी भी समस्या के क्या पता लगाना, कारण, और उपचार का मतलब होता है उसे दूर करने के लिए क्या देना, सुझाव। ये निदान और उपचार का कंसेप्ट आपके चिकित्सा और कानून के क्षेत्र से अपनाया गया था। आप डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले आपसे आपकी क्या पूछता है, यानी कि वो क्या पता लगा रहा है, समस्या पता लगा रहा है। क्या बीमारी सुनकर ही वो दवा लिखकर दे देगा क्या, वो आपसे क्या पता लगाएगा, कारण, और फिर आपको क्या देता है, सुझाव देता है। आप देखिए, एक ही व्यक्ति, जैसे 2 व्यक्तियों ने हत्या की, क्या दोनों को एक जैसी सजा मिलती है क्या, नहीं मिलती, क्योंकि उस अपराध के पीछे के क्या देखे जाते हैं, कारण देखे जाते हैं। इस विधि में आप सबसे पहले क्या करोगे, किसी भी बच्चे का चयन करोगे। कोई भी बच्चा ले सकते हो, चाहे बाल अपराधी, चाहे मंदबुद्धि, चाहे कौन ले सकते हो, समस्याग्रस्त। बच्चे का चयन करने के बाद में आप उसकी समस्या के क्या ढूंढोगे, कारण। जैसे मान लीजिए आपने एक बच्चा लिया जिसकी समस्या थी, पहले पढ़ने में अच्छा था लेकिन अब वो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये हो गई यहां पर उसकी समस्या। समस्या पता लगाने के बाद में आप क्या ढूंढोगे, उसके कारण। कारण का पता 3 लोगों से लगाओगे। सबसे पहली बात तो आप उसी बच्चे से करोगे, दूसरी बात उसके किससे करोगे, पेरेंट्स से, और तीसरी बात उसके किससे करोगे, शिक्षकों से। क्योंकि बच्चे का सबसे ज्यादा समय बीतता या तो अपने परिवार में या अपने विद्यालय में। बच्चे के बारे में या तो उसका परिवार जानता है या उसका अध्यापक जानता है। इनसे आप समस्या के कारण पता लगाने के बाद में उसे दूर करने के लिए क्या दोगे, सुझाव। सुझाव तीनों को दिए जाएंगे, पहला बच्चे को, दूसरा पेरेंट्स को, तीसरा किसको, उसके शिक्षकों को। ये एक ऐसी विधि है, ध्यान रखना, जो आपके भूतकाल से लेकर आपके किसका अध्ययन करेगी, भविष्य तक का अध्ययन करेगी। क्यों अध्ययन करेगी, आपने बच्चे की समस्या ढूंढी, ये तो उस बच्चे का क्या हो गया वहां पर, वर्तमान। फिर आप क्या करते हो, ये पता लगाते हो कि बच्चा पहले कैसा था, पहले कैसा था यानी कि उसके पास्ट में जा रहे हो, और फिर जो सुझाव देते हो उन सुझावों का संबंध जो होता है वो किससे होता है, उसके भविष्य से होता है। ये एक ऐसी विधि है जो आपके बारे में कैसी सूचनाएं दे देती है, व्यक्तिगत। इस विधि से आपका पर्सनल डाटा उपलब्ध हो जाता है। इस विधि में आपकी जानकारी के साथ साथ आपके परिवार का पता चल जाता है, आपका शैक्षिक स्तर, और साथ ही साथ किसका पता चल जाता है, आपके व्यवहार का। बीएड के अंदर थी आपके केस स्टडी मेथड, कितने बच्चों ने किया था, ईमानदारी से बताओ, हाथ खड़े करो, कितने बच्चों ने किया था। चलिए आप लोगों ने किया था। बीएड एसटीसी में भी था आपके केस स्टडी मेथड, आप लोगों ने इसका परफॉर्मा देखा होगा।
पहले पेज पर तो उस बच्चे का पूरा क्या होता है, वहां पर परिचय होता है कि नहीं होता है, पूरा इंट्रोडक्शन, नाम, उम्र, कक्षा वगैरह सब। अगले पेज पर उसकी कौन सी पृष्ठभूमि होती है, पारिवारिक। परिवार में कितने लोग हैं, परिवार में क्या इनकम सोर्स है, एजुकेशन स्तर कैसा है, ये। अगले पेज पर बच्चे का क्या होता है, शैक्षिक रिकॉर्ड, पिछले 2 साल का शैक्षिक रिकॉर्ड लिखते हैं। और उसके बाद में आप बच्चे की समस्या, उसके कारण और उसके लिए क्या लिखते हो वहां पर, सुझाव। तो ये एक ऐसी विधि है जो आपकी खुद की तो जानकारी देगी, साथ ही साथ आपकी पारिवारिक जानकारी भी देगी, आपकी शैक्षिक जानकारी भी देगी और आपके व्यवहार के बारे में भी बताएगी। यानी कि इसके द्वारा आपके बारे में कैसी सूचनाएं मिल जाती है, व्यक्तिगत सूचनाएं। आ गई ये विधि समझ में सबके? तो बताइए, जीवन इतिहास विधि किन बच्चों के लिए उपयोगी है? बाल अपराधी और मन बुद्धि और समस्याग्रस्त बच्चों के लिए। बाल अपराधी बच्चा जन्मजात होता है कि वातावरणीय के दोनों? दोनों। मन बुद्धि बच्चा? दोनों। समस्याग्रस्त बच्चा वातावरण से होता है? दोनों हो सकता है, ध्यान रखना। क्यों हो सकता है? प्रतिभाशाली मन बुद्धि बच्चे ये भी समस्याग्रस्त होते हैं, और ये समस्याग्रस्त होते हैं तो ये सब किसके कारण हो सकते हैं, जन्मजात, और वातावरण से भी हो सकते हैं। ये विधि जो है किसी भी विद्यार्थी का क्या करती है, निदान और उपचार। निदान का मतलब क्या होता है, उसकी समस्या के कारण ढूंढो, और उपचार का मतलब उसे दूर करने के लिए सुझाव दो। ये विधि कौन से क्षेत्र से अपनाई गई है आपके, चिकित्सा और कानून के क्षेत्र से। इस विधि में आपके किसका अध्ययन होता है, किस अवस्था का, वर्तमान का, अतीत का, भविष्य का, या तीनों का? तीनों का होता है। समस्या ली वो आपका क्या है, वर्तमान। आप पहले कैसे था, आप इसका पता लगाया जाता है, वो क्या आपका भूतकाल। जो सुझाव दिए जाते हैं उनका संबंध किससे, आपके। यह विधि आपके बारे में कैसी सूचनाएं उपलब्ध करवाएगी, व्यक्तिगत, क्योंकि आपकी सूचना के साथ साथ पारिवारिक, शैक्षिक, आपके व्यवहार, इन सब का पता चल जाता है। तो व्यक्तिगत सूचनाएं देने की सबसे प्रमुख विधि कौन सी मानी जाती है, आपके केस स्टडी मेथड मानी जाती है। चलिए अब लिख लीजिए इस विधि को। इस विधि का प्रणेता टाइडमैन। बातें नहीं,
लास्ट ही बची है साक्षात्कार। सब करवा दी, और कितनी पढ़ोगे? इसमें 19 हो गई, 2 उसमें हो गई, 21 तो करवा दी। कम पढ़ रही है तुम्हारे? लिख दिया सभी ने? चलिए, अगली विधि जो आती है आपके, वो विधि है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इस विधि के द्वारा हमारे दो पक्षों का मूल्यांकन होता है। साक्षात्कार में सबसे पहले मूल्यांकन जो होता है वो किसका होता है? हमारी व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का होता है। आप जब कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपने ड्रेसिंग सेंस को ध्यान में रखते हैं। क्यों ध्यान में रखते हैं? क्योंकि आगे वाले पर सबसे पहला प्रभाव जो हम छोड़ेंगे वो किसके द्वारा छोड़ेंगे? अपने व्यक्तित्व के माध्यम से। किसी भी व्यक्ति के कपड़े पहनने का ढंग, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, यहां तक कि आपके अभिवादन करने का तरीका भी आपका क्या बता देता है? व्यक्तित्व बता देता है। कई बार जब आप एक दूसरे को कॉल करते हो तो एक शब्द बोलते हो हेलो, ये हेलो शब्द कई बार आपकी पर्सनैलिटी का मेजरमेंट कर देता है, ध्यान रखना। कई लोगों को आपने देखा होगा जिस समय आप फोन करते हो तो बहुत ही रूडली बोलता है हेलो, हाँ कौन बोल रहा है, तो आप तुरंत मूल्यांकन कर देते हो कि बड़ा खड़ूस प्रवृत्ति का है, बोलने का कोई तरीका नहीं है। कोई ऐसा होता है जो बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से बोलता है। तो ये जो आपका बोलने का या अभिवादन का तरीका है, ये सारी चीजें आपकी किससे जुड़ती है? व्यक्तित्व से जुड़ती है। आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं आपको ये कहा जाता है पैर के ऊपर पैर रख के मत बैठना। क्यों? क्योंकि ये आपके कम आत्मविश्वास को प्रकट करता है। वहां पर कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो अपने हाथों को इस तरह से मत बांधिएगा। ये सारी चीजें आपके लो कॉन्फिडेंस को बताती है। इंटरव्यू देते समय कभी भी इधर उधर नहीं देखना चाहिए। इंटरव्यू हमेशा सामने वाले से आई कांटेक्ट करके देना चाहिए, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीजें जो होती है वो हमारे किससे जुड़ती है? पर्सनैलिटी से जुड़ती है। कई बार आप इंटरव्यू देने जाते हो, आगे वाला आपको बैठने को नहीं कहता है और आप बैठ जाते हो, ये सोचते हो कि वो भूल गया। वो भूला नहीं है, ध्यान रखना। वो केवल आपका वहां किसका मूल्यांकन कर रहा है? पर्सनैलिटी का। आजकल आप देखिए जितने भी इंटरव्यू होते हैं, हर इंटरव्यू के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट को बैठाया जाता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट आपके बैठने, आपके बोलने, हर चीज के आपका मूल्यांकन करता है। और वो वहां जो मूल्यांकन कर रहा है वो किसका कर रहा है? आपके व्यक्तित्व का। क्योंकि आगे वाले व्यक्ति पर सबसे पहला प्रभाव जो हम छोड़ते हैं वो हमारे व्यक्तित्व का छोड़ते हैं। आज आप देखिए आपके यहाँ कोई टीचर भी पढ़ाने के लिए आता है तो सबसे पहला प्रभाव टीचर ने जो छोड़ा होगा वो अपने किसका छोड़ता है? व्यक्तित्व का। एक आपने पढ़ा होगा एनसीएफ 2005, पढ़ा होगा आपने प्री के अंदर। एनसीएफ 2005 ने भी क्या कहा था? एक अध्यापक अपने दो गुणों का विकास करे, एक अपने जो है व्यक्तिगत गुणों का और दूसरा अपने विशिष्ट गुणों का। और सामान्य गुण और विशिष्ट गुण, सामान्य गुण जो होते हैं एक तरह से उसके किससे जुड़ते हैं? पर्सनालिटी से जुड़ते हैं। क्या क्या टीचर में क्वालिटी होनी चाहिए? भाई तुम लोग टीचर बनने जा रहे हो ना, तुम्हारी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अरे क्वालिटी तो बताओ, एक टीचर में क्या क्वालिटी एक्सेप्ट करते हो? अच्छा वक्ता होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट वगैरह पकड़ तो वो सब विशिष्ट के अंदर आ जाता है। पर पहला बच्चों पर प्रभाव तुम्हारा जो पड़ेगा ना वो किसका पड़ेगा? आपके व्यक्तित्व का पड़ता है। तो व्यक्तित्व में क्या विशेषता होनी चाहिए अध्यापक के? ड्रेस कोड ध्यान में रखना चाहिए। क्या ड्रेस कोड का इफेक्ट पड़ता है क्या बच्चों के ऊपर? पड़ता है।
हमेशा एक अध्यापक की वेशभूषा में शालीनता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे उसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। आप बिखरे हुए जाओगे, फटी हुई जींस पहनकर जाओगे, बिना नहाए जाओगे, तो बच्चों पर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। ये मुंह में तंबाकू वंबाकू खा के मत बोलना वहां पे, क्योंकि ऐसे बोलोगे तो कई बार होगा कि केवल हवा बाहर निकलेगी, शब्द अंदर ही रह जाएंगे, और दूर बैठे बच्चों को भी अपवित्र करोगे। ध्यान रखना, क्योंकि बोलते समय तंबाकू के छींटे वगैरह निकलते हैं। ऐसी गलतियां मत करना। दूसरा, अनुशासन में होना चाहिए। दूसरों को ज्ञान देते हो टाइम पर आओ, पर खुद के टाइम का तो अता पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके किससे जुड़ती है, व्यक्तित्व से। तो सबसे पहला प्रभाव इंटरव्यू में भी हमारा जो आगे वाले पर पड़ता है, वो हमारे व्यक्तित्व का पड़ता है। दूसरा, इंटरव्यू में मूल्यांकन जो होता है वो किसका होता है, आपकी बुद्धि का। बातें नहीं। आईक्यू का मूल्यांकन दो ज्ञान के आधार पर होता है। एक होता है आपका सैद्धांतिक ज्ञान, और दूसरा होता है आपका व्यवहारिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान होता है आपका किताबी ज्ञान, जो व्यक्ति जीवन में रटकर प्राप्त कर सकता है। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान व्यक्ति को जो जीवन में प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, केवल अनुभव से प्राप्त होते हैं। आजकल लोगों के पास में सैद्धांतिक ज्ञान तो बहुत है, ध्यान रखना, लेकिन उनके पास में कैसे ज्ञान की कमी है, व्यवहारिक की। जो उन्होंने सीखा वो उसको जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते। आज जितने इंटरव्यू हो रहे हैं उसके अंदर किताबी ज्ञान से ज्यादा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके व्यवहारिक ज्ञान के। कई बार आपने छोटे छोटे यूट्यूब पर क्लिप देखे होंगे जिसमें पूछा जाता है आप कितनी सीढ़ियां चढ़कर आए थे, आपकी शर्ट में कितने बटन है। तो ये सारी चीजें आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को बताती है, आपके डिसीजन पावर को बताती है। एक व्यक्ति ने पूछा कितने शर्ट में बटन है, तुमने कह दिया 5 है, और उसने कह दिया मेरे शर्ट में तो 6 बटन है, तो तुम्हारे 5 कैसे हो गए, और तुमने उसकी हाँ में हाँ मिला दिया। तो ध्यान रखना, वो तुरंत समझ जाएगा कि तुम जीवन में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। क्या जरूरी है कि हर शर्ट में 6 ही बटन होंगे, कोई आवश्यक नहीं होता। पर आप उसके कहने में हाँ कर रहे हो, यानी कि आपका कोई डिसीजन नहीं है। एक उदाहरण मैं कक्षा में पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ। इस अभिज्ञान की एक स्टूडेंट थी जिसका पीएसआई के अंदर सिलेक्शन हुआ था। वो स्टूडेंट एक दिन आती है और कहती है मैडम मेरा इंटरव्यू लिखित पेपर भी बहुत अच्छा हुआ, पर मैं इंटरव्यू के अंदर रह गई। इंटरव्यू में मेरे मैक्सिमम सवाल सही हुए थे, लेकिन मुझे पता है किस सवाल की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो सवाल उसने मुझे बताया कि जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तो मुझसे ये पूछा गया कि आप इंटरव्यू देने किसके साथ आए हो। तो उसने कहा मैं इंटरव्यू देने अपने पिताजी के साथ आई हूँ। उससे ये पूछा गया पिताजी को लाने की क्या जरूरत थी, आप अकेले भी तो आ सकते थे। तो उस लड़की ने कहा सर मैं कभी अकेले घर से बाहर निकली नहीं, और इसलिए मुझे डर लग रहा था, अनजान जगह थी, इसलिए मैं अपने पिताजी को लेकर आई। और उसका यही एक आंसर उसके ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि उन लोगों ने सीधा यही कहा था कि तुम किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई हो, पीएसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए इंटरव्यू देने आई हो, और यहाँ तुम बातें किसकी कर रहे हो, डर की। और जबकि तुम्हारा काम है लोगों के अंदर से डर को क्या करना, खत्म करना। कल के दिन तुम्हारी तो ज्वाइनिंग कहीं पर भी हो सकती है, तो आपकी ड्यूटी दिन में भी लग सकती है, रात में भी लग सकती है। तो क्या उस समय अपने पिताजी को साथ में लेकर जाओगे क्या, ऐसा संभव नहीं होता। दूसरा एक उदाहरण, एक बच्चा रेलवे में उसका इंटरव्यू होता है, वो कमरे में जाता है, जो टीम उसका इंटरव्यू ले रही होती है वो उससे ये कहती है कि आप इस रूम को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए और आपको बाद में वापस बुलाया जाएगा। वो व्यक्ति उस रूम को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है। 10 मिनट के बाद में उसको वापस उसी कमरे में बुलाया जाता है, और ये कहा जाता है कि आप ये बताइए कि जब आप पहले इस कमरे में आए थे और अब इस कमरे में आए हो तो आपको क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उसकी जगह आप होते तो क्या उत्तर देते, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। उस व्यक्ति का ये कहना था सर मुझे और किसी चीज में परिवर्तन नहीं दिख रहा, जो दीवार पर घड़ी लगी हुई है उस घड़ी के किसमें परिवर्तन दिख रहा है, समय के अंदर। पहले जब मैं आया तो घड़ी टाइम कुछ और बता रही थी, और अब घड़ी समय क्या कर रही है, कुछ और बता रही है। तो ये सारी चीजें जो होती है आपकी अच्छी चिंतन क्षमता को बताती है, आपकी इमेजिंग पावर को बताती है। इंटरव्यू जो होता है ये 3 प्रकार का होता है।
एक इंटरव्यू तो होता है आपके संरचित, दूसरा होता है अर्ध संरचित, और तीसरा इंटरव्यू जो होता है वो इंटरव्यू होता है आपके असंरचित इंटरव्यू। संरचित साक्षात्कार वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और क्वेश्चन दोनों ही पहले से क्या होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं, और ये इंटरव्यू सबसे विश्वसनीय होता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आपका इंटरव्यू चाहे कोई भी ले ले, चाहे कितनी भी बार ले ले, लेकिन क्या परिवर्तित नहीं होंगे इसके अंदर, क्वेश्चन परिवर्तित नहीं होते। और इस इंटरव्यू का सबसे अच्छा उदाहरण है प्राथमिक स्तर पर आयोजित होने वाली आपकी मौखिक परीक्षाएं। सब्जेक्ट तय होता था उसके अंदर, और मौखिक परीक्षाओं का टीचर पेपर पहले से ही बना के रखता था। कोई दूसरा भी आपका ओरल एग्जाम लेता था तो क्या क्वेश्चन बदल जाते थे क्या उसके अंदर, नहीं बदलते थे। अर्ध संरचित वो होता है जिसमें सब्जेक्ट निर्धारित होगा लेकिन क्वेश्चन निर्धारित नहीं होते, और ये आपके सबसे सर्वश्रेष्ठ इंटरव्यू होता है क्योंकि इसमें पक्षपात की संभावना रहती है। कोई आपके जानकार होगा तो आप उसे पहले से क्वेश्चन बता सकते हो, इसी में आपका वास्तविक मूल्यांकन होता है। और इसका उदाहरण है माध्यमिक स्तर पर आयोजित होने वाली मौखिक परीक्षाएं, यानी कि आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आप लोगों के वाइवा होते हैं, ज्योग्राफी हुए, साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट हुए जिनमें वाइवा लगते थे आप लोगों के, वो वाइवा आपके किसके अंतर्गत आते थे, अर्ध संरचित में। सब्जेक्ट तय होता था आपके, क्या क्वेश्चन निर्धारित होता था क्या, नहीं होता था। जिसका सबसे पहले वाइवा होता था और जिसका सबसे लास्ट में होता था, दोनों में रात दिन का अंतर होता था। शुरुआत में जिसके रोल नंबर 10 तक होते थे खूब खींच के वाइवा लिया जाता था, उनका 15-15 मिनट तक वाइवा चलता था। तो आप कई बार सोचते थे घर वालों को क्या जरूरत थी मेरा नाम ABC से रखने की, एस के आर से रख देते, क्योंकि लास्ट में जिसका नंबर आता था कई बार तो पूछा जाता था नाम बताओ, रोल नंबर बताओ, पापा का नाम बताओ, जाओ तुम्हारा हो गया, होता था कि नहीं होता था। तो वो साक्षात्कार किसके अंतर्गत आता है, आपके अर्ध संरचित के अंदर। असंरचित वो होता है जिसमें ना तो सब्जेक्ट निर्धारित होगा और ना जिसमें क्या निर्धारित होता है, क्वेश्चन। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है आपके RS का इंटरव्यू। RS में आपके किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ गए तीनों उदाहरण समझ में। ये बताओ अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में फर्स्ट ग्रेड का इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो वो इंटरव्यू किस में आएगा आपका, संरचित में, अर्ध संरचित में कि असंरचित में, किस में आएगा आपके, क्योंकि आपका सब्जेक्ट तय होगा लेकिन क्या तय नहीं होंगे आपके, क्वेश्चन। अगर किसी स्कूल में थर्ड ग्रेड का इंटरव्यू देने जाओगे तो वो किसके अंदर आएगा आपके, बताइए। थर्ड ग्रेड में भी लेवल 1 वाले बच्चों का इंटरव्यू, वो किसके अंदर आएगा, अर्ध में कि असंरचित में, असंरचित में, क्योंकि लेवल 1 वालों के कोई सब्जेक्ट नहीं होता। गणित से भी पूछ सकते हैं, हिंदी से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, पर वहीं L2 वालों का इंटरव्यू किस में आएगा, अर्ध में, क्योंकि उनका तो सब्जेक्ट होता है, चाहे SST है, चाहे हिंदी है, चाहे संस्कृत है। मान लीजिए आप प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहे हो, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू इन तीनों में से किस में आएगा, संरचित, अर्ध संरचित के असंरचित, असंरचित। कोई सब्जेक्ट तय नहीं होता, ना कोई क्या निर्धारित होते हैं, क्वेश्चन। क्यों, क्या प्रधानमंत्री के तुम जीवन के बारे में पूछते हो क्या उससे, उसमें ध्यान रखना प्रधानमंत्री का इंटरव्यू जो होता है वो आपके संरचित साक्षात्कार होता है, उसमें सब्जेक्ट निर्धारित होता है और सब्जेक्ट होता है केवल राजनीति। राजनीति से जुड़े हुए प्रश्न कर सकते हो, क्या किसी प्रधानमंत्री से आप उसके घरेलू जीवन से जुड़े हुए प्रश्न पूछ सकते हो क्या, नहीं। और दूसरा, उनके क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ध्यान रखना। इंटरव्यू लेने से पहले आपको उनका जो सचिव वगैरह होता है उसको सारे क्वेश्चन दिखाने पड़ते हैं कि हम ये प्रश्न करेंगे। वो क्या करता है, उसमें से प्रश्नों की छटनी करता है और फिर आपको परमिशन देता है कि केवल आप यही प्रश्न कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके इंटरव्यू कभी विवादों के अंदर नहीं आते। क्यों, क्योंकि उनके क्वेश्चन फिक्स होते हैं जिनकी उन्हें पहले से क्या होती है, पूर्व जानकारी होती है।
पर ये छोटे मोटे मंत्री और विधायक जो होते हैं, इनके इंटरव्यू जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अपने असंरचित में। इनसे कुछ भी पूछ लिया जाता है और ये मुंह खोलकर कुछ भी कह देते हैं और फिर बाद में माफी मांगते रहते हैं। एक बार विधानसभा में मुद्दा उठा था कि राजस्थान वीरों की धरती है, तो और लड़के साहब राजस्थान में लगातार बलात्कार के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो एक मंत्री ने मुंह खोलकर कह दिया कि बलात्कार के केस तो बढ़ेंगे क्योंकि राजस्थान वीरों की धरती है। तो वीरों की धरती है तो क्या केस बढ़ते जाएंगे क्या? तुरंत मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया, उसके घर पे धरना प्रदर्शन कर दिया। दूसरा डोटासरा का इंटरव्यू आपने देखा होगा, नाथी का नाथ बाड़ा कई दिनों तक चर्चा में आया था कि नहीं आया था? एक बार मदन दिलावर ने बेचारे ने इंटरव्यू दिया था कि टीचर की वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए, कुछ कह दिया था, तुरंत शिक्षकों ने उसको घेर लिया था। तो इनके जितने भी इंटरव्यू होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके असंरचित में। ये बताइए क्या साक्षात्कार में भाषा इफेक्ट डालती है कि नहीं डालती है? भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कई लोग ऐसे होते हैं बोलते जाते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कहना क्या चाह रहे हैं, और कई ऐसे होते हैं जो कम ही शब्दों में अपनी बात को कह देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू के अंदर आपकी भाषा जो होती है वो दूसरों को बहुत ही अधिक क्या करती है? प्रभावित करती है। कम बोलो लेकिन सटीक बोलो, जिससे आगे वाले को तुरंत समझ में आ जाए। अदरवाइज कुछ कथा बाजते जाएंगे और ये भी नहीं पता चलेगा लास्ट में राम कौन था सीता कौन था। तो ध्यान रखिएगा, भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज मोदी को सुनने इतनी पब्लिक क्यों जाती है? क्यों? क्योंकि वो लोगों को आकर्षित जो करता है वो किसके माध्यम से करता है? अपनी भाषा के माध्यम से। राहुल गांधी को सुनने तो नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो अपने ही शब्दों में कई बार गलतियां कर जाता है। करता ही नहीं करता है गलतियां। एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। एक बार सोनिया गांधी किसी रैली को संबोधित कर रही थी, उसके सामने भाषण लिखा हुआ था, उसको देख देख कर बोलना था, लेकिन देख कर भी उसके द्वारा सही उच्चारण नहीं हो रहा था। वहां पर उसको बोलना था कि राजस्थान के लोगों को बहुत ही जल्दी नर्मदा का पानी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, और वहां खड़ी होकर वो बोल रही थी राजस्थान के लोगों को बहुत ही जल्दी नर्मदा का पानी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, इंटरव्यू के अंदर भाषा अपना बहुत ही बड़ा क्या करती है? योगदान देती है। आ गई साक्षात्कार विधि समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बातें नहीं। साक्षात्कार का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था अमेरिका में।
रखो। तुम लोग अभी रफ में लिखते हो क्या? अनुप्रति में हो क्या तुम भी? अभी आए हो क्या एक दूसरे में? कब से आए हो? शुरू से आए हो तो अभी तक रफ में उतारते हो क्या? घर पे जाके इतनी मेहनत करती है क्या? तो डबल मेहनत क्यों करती है? तो सब लेके आते हैं, लेके आया कर। लिख दिया सभी लोगों ने? हो गया सभी के? पीछे वालों लिख दिया? चलिए, ये अब आपके शिक्षा मनोविज्ञान की विद्या यहाँ पर कंप्लीट हो गई। दोनों विद्या करवा दी मैंने, आत्मनिष्ठ भी करवा दी और वस्तुनिष्ठ भी। कोई विधि नहीं समझ में आई है तो पूछ लो। सब समझ में आ गई तुम लोगों को? तो अब अपनी कॉपी बंद कर दो एक बार। अरे कर दो। कोई चीज यहाँ के या याद हो जाए तो घर पे जाके केवल पढ़ना ही रहता है, ध्यान रखना। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के कितने प्रकार बताए थे आपको? कौन कौन से? आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। दोनों में क्या अंतर? पहले स्वयं और बाद में दूसरा। वस्तुनिष्ठ में कोई दूसरा ही करेगा। आत्मनिष्ठ में कितनी विधियां? कौन कौन सी? अंतर्दर्शन और दोनों का प्रणेता कौन? विलियम वुंट और पिचनर। सबसे प्राचीन विधि किस विधि में मूल्यांकन संवेगों से होता है? आत्मगाथा। किसका प्रयोग वर्तमान में नहीं होता? अंतर्दर्शन का। वस्तुनिष्ठ विधि में वो कौन सी विधि है जिसमें प्रयोगों के आधार पर व्यवहार बताया जाता है? कौन सी आपके? प्रयोगात्मक विधि। वो कौन सी विधि है जिसमें कम समय में आपके बारे में ज्यादा सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं? कौन सी होती है? प्रश्नावली विधि होती है। यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और बुद्धि दोनों का मूल्यांकन करना हो तो किस विधि का प्रयोग करोगे? किसका प्रयोग करेंगे हम? साक्षात्कार विधि का। टाइडमैन कौन सी विधि का प्रणेता था? किसका था? जीवन इतिहास का। किन पर काम में ली जाती है ये विधि? बाल अपराधी, मंदबुद्धि और समस्याग्रस्त। ये विधि आपके किसका अध्ययन करती है? वर्तमान, भूतकाल या आपके भविष्य का? तीनों का करती है। वो कौन सी विधि है जिसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है? कौन सी है? विभेदात्मक। किसने दी थी विधि? किसने दी थी विभेदात्मक विधि? जेल मोरेनो ने। बताइए, विभेदात्मक विधि का प्रणेता कौन है? आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के प्रणेता कौन कौन है? थॉर्नडाइक और कैटल है। तो विभेदात्मक विधि का प्रणेता कौन है? कैटल है। तुलनात्मक विधि का प्रणेता कौन है? अरस्तु है। वो कौन सी विधि है जो आपके अंतर्दर्शन विधि के विरोध में प्रस्तुत की गई थी? निरीक्षण विधि। कौन है इसका प्रणेता? जेबी वॉटसन। किस स्तर पर प्रयोग में ली जाती है सर्वाधिक? प्राथमिक स्तर पर।
कौन सी विधि है जो ये बताती है कि आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है कि औसत है कि खराब है कि बहुत खराब है? कौन सी बताती है? क्रम निर्धारण मापनी, या जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल विधि कहते हैं। वो कौन सी विधि है जिसमें समान समूह का अध्ययन लंबे समय तक किया जाता है? कौन सी है? कालानुक्रमिक विधि है। वो कौन सी विधि है जो दो व्यक्तियों के व्यवहार की समानता और असमानताओं का अध्ययन करेगी? कौन सी विधि है? तुलनात्मक विधि है, जिसमें आपके व्यवहार की समानता और असमानताओं का अध्ययन होता है। किस विधि के अंतर्गत असमान समूह का अध्ययन लंबे समय तक किया जाता है? अनुप्रस्थ काट होती है, अनुक्रमिक डिजाइन विधि। और अनुप्रस्थ काट विधि में क्या होता है? समान समूह का अध्ययन कितने समय तक? अल्प समय तक किया जाता है। सिद्धांत प्रस्तुत करने में किस विधि का प्रयोग होता है? किसका होता है? अनुक्रमिक डिजाइन विधि का। गुणों की तुलना में अनुप्रस्थ काट का। विकास को स्पष्ट करने में कालानुक्रमिक विधि का प्रयोग होता है। किस विधि में आपके व्यक्तित्व में पाए जाने वाले गुणों को एक क्रम में बताया जाता है? कौन सी विधि? आपके कोटि विधि। जब बड़े समूह का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना होगा तो कौन सी विधि काम में लोगे? सांख्यिकी विधि। एक व्यक्ति पर वातावरण का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका अध्ययन किस विधि में करते हैं? किसमें करते हैं? मनोभौतिकी विधि में। कितने प्रकार का वातावरण प्रभावित करता है बालक को? सबसे ज्यादा कौन सा वातावरण इफेक्ट करेगा? फिर समाज का वातावरण। वो कौन सी विधि है जो आपके अचेतन मन का अध्ययन करती है? मनोविश्लेषण भी करती है और प्रक्षेपण भी करती है। दोनों किस मन का अध्ययन करेगी? आपके अचेतन मन का। टीएटी परीक्षण, सीएटी परीक्षण, ये किस में आते हैं? मनोविश्लेषण में कि प्रक्षेपण में? प्रक्षेपण के अंतर्गत आते हैं। मनोविश्लेषण का प्रणेता कौन? सिगमंड फ्रायड। प्रक्षेपण विधि का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल, किसी उद्दीपक को देखकर अपने क्या प्रकट करना? विचार या संवेग। ये आपकी विधियां कंप्लीट। कल करवाएंगे आपको शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति।